कोशिश करें कि आपकी जात से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। सब जगहों पर इलेक्शन ठीक हुआ है और जिस तरह अनफिट होकर बाहर गए थे, बहुत बड़ी सवालिया निशान है। हमारे यहाँ सिस्टम इन प्लेस नहीं है। जब आपको कोई और कर्जा नहीं देता तो वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। मैंने भी स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ। मुझे लगा शायद आपको बाहर का रिश्ता दिखा रही है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब और जनाब आज पीर का रोज़ है। इस वक्त वीकडे स्टार्ट हो चुके हैं। वीकेंड के बाद आज ज़ाहिर है बहुत सारे काम ज़हन में होंगे जो आज के दिन में निपटाने होंगे। बड़े हाई स्पिरिट्स होंगे, पॉजिटिव वाइब्स, इंसान कोशिश करता है कि उसमें से निकलें और ज़ाहिर है ज़िंदगी के मामलात हैं, ये भी तो निपटाने हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुछ अच्छी बातों के साथ। तो हदीस मुबारका मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरा ख्याल है कि एक इस्लाह भी है और इसमें नसीहत भी है, और इस तरह हदीस मुबारका को आगे फैलाना ये भी जनाब ज़रूरी होता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और सवाब भी मिलता है। तो कहा गया है हदीस मुबारका में कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहाँ ज़मीन वालों से मुराद आप हैं, मैं और हम तमाम मखलूक़ात हैं। कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी की हक तलफ़ी ना हो, किसी को धोखा ना दिया जाए, और इससे बढ़कर ये कि हमारा वजूद हमारी इस प्यारी ज़मीन के लिए भी कुछ अच्छा करें हम। तो ये अच्छी बात जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है माहौलियाती ख़तरात के ख़िलाफ़ आवाम में आगाही पैदा करना। हम किस तरह अपने इर्द गिर्द ज़मीन का ख्याल रख सकते हैं, इस पर हम प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे, मगर फ़िलहाल हम नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 2 सीटों और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर कंबर शहदाद कोट से पीपी के खुर्शीद जुनेजो कामयाब। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर के भाई आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर मुंतखब। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। कीवीज़ की छोटी टीम ने अपने से बड़ों को मात दे दी। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवी बल्लेबाज मार्क चैपमैन की पेशकदमी ने कीवीज़ को मैच जितवा दिया। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। भारत का भरम 20 सेकंड में ज़मीं बोस। पाकिस्तानी फाइटर ने भारतीय हरीफ का गुरूर खाक में मिला दिया। कराटे कॉम्बैट के मैच में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद भारत के राणा सिंह को नॉकआउट कर गए। और धरती से प्यार करें, उसका ख्याल रखें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी से मुस्तकबिल को कैसे महफूज बनाएं, क्या हिकमत अमली अपनाएं, आज इसका जायजा लेंगे। ये जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि कल काफ़ी गहमा गहमी रही है, कल इलेक्शन डे था, तो कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला भी जारी है। NA 196 कंबर शहदाद कोट ने पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। खुर्शीद अहमद जुनेजो 56,790 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। TLP के उम्मीदवार को तकरीबन 2900 वोट मिले हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक 61,086 वोट लेकर फातेह करार पाए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार शहजाद फारूक ने 34,197 वोट लिए हैं। लसबेला में बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 22 पर नून लीग कामयाब है और गैर हतमी नताइज के मुताबिक जैन मक्सी ने 49,777 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन ने 3800 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। PP 139 के नताइज जो हैं उनसे भी हम आपको आगाह करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी कमीशन कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। जी हाँ वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। कमर साहब सुबह खैर, मुझे ये बताइएगा कैसे आपने देखा है कल के पूरे दिन को, जिस तरीके से कल पोलिंग का अमल जारी रहा और नताइज जिस तरह से आए हैं, आप मुतमईन थे? देखा जी, ये हमेशा एक रवायत रही है पाकिस्तान में, जमहूरी रवायत है ये कि जो बाई इलेक्शन जब होते हैं
तो फिर हुक्मरान जमात ही कामयाब होती है, क्योंकि पब्लिक को ये महसूस होता है कि हमारे रोजमर्रा के जो मसाइल हैं वो हमारी हुक्मरान जमात ही हमें मसले हल कर सकती है। तो ये ज़ाहिर है कि जो कल का जो रिजल्ट आया उसमें एक दो रिजल्ट में है कंट्रोवर्शियल, मसलन गुजरात का जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो हम ये कहना पसंद करेंगे आपके ज़रिए से, क्योंकि बड़ा बोल टीवी जो है हर जगह देखा जाता है, उस पर हम इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करेंगे कि वहाँ इंक्वायरी कर लें कि उसके बारे में ये खबरें आई है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी कोई वीडियो की भेजी है और वहाँ गड़बड़ हुई है चंद पोलिंग स्टेशनों पर। तो वो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उस रिजल्ट पर नजर अपना देखें और इंक्वायरी करें या उस रिजल्ट को फिलहाल उसको रोक लें। इस लिहाज से इससे बाकी तमाम जगहों पर जो इलेक्शन हुआ है वो दुरुस्त हुआ है, उसमें कोई ऐसी बात ही के भी ले गए हैं। बाजोड़ में एक आज़ाद जो है वो बड़ा पावरफुल शख्स है, वो कामयाब हो गया, सब जगह कामयाबी हो गई है। सिंध में खुर्शीद जंजोआ का बहुत बड़ा मकाम है, वो MNA बन गए हैं। ये सब जगह से हमने देखा है, लेकिन सिवाय गुजरात में जो चौधरी परवेज इलाही की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो गड़बड़ हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए। और दूसरा एक और इससे इलेक्शन कमीशन की साख बढ़ेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि हम इन्होंने 1-2-4 पुलिस स्टेशनों पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हम जो कर रहे हैं आपके जरिए उस पर इंक्वायरी कर लें, तो वो 4-5 पुलिस स्टेशन दोबारा इंतखाब करवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इतनी बड़ी अहम शख्सियत नहीं थी जो कामयाब हो गया। मैंने और परवेज इलाही की बड़ी शख्सियत है, तो उस लिहाज से हमें बड़ी हैरानगी हुई कि इस तरह जो फ़र्क आया है उस पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बाकी सब जगहों पर इलेक्शन ठीक हुआ है। और इसमें PTI को भी, PTI की हमें याफ्ता भी हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा फायदा पहुंचा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फायदा ये पहुंचा, उसने चंद सीटें सूबाई इसकी हासिल कर ली हैं और एक कौमी असम्बली की सीटें हासिल कर ली है। वो उसको अब वो पार्लिमानी जमात तस्वर की जाएगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, तब एक पार्लिमानी जमात बन गई है। चंद अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा कंवर साहब, बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे भी हम बात करेंगे। मुझे ये बताएगा, जब जनरल इलेक्शन होता है पूरे मुल्क में, ज़ाहिर इलेक्शन हो रहा होता है, तो हमें समझ भी आता है कि रिजल्ट्स को कंपाइल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाई इलेक्शंस में नताइज कुछ ताख़ीर से आना, या फिर मैंने तो खैर अभी भी पढ़ा कि नताइज आने का सिलसिला जारी है, आपको नहीं लगता कि ये कुछ थोड़ा सा एक क्रिएट करता है जहन में सवाल कि भाई क्या वजह है जो इतना देर हो रही है? ये तो बाई इलेक्शन है और कुछ सीटों पर होते हैं, तो उसमें भी ताख़ीर। जनाब 23 पोल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 5 कौमी असम्बली की और 16 जो थी, 21 सीटें जो थी, उसका तो रिजल्ट 3 बजे आ गया। गैर हतमी नतीजा जो है फॉर्म 47 का होता है, वो गैर हतमी रिजल्ट होता है। बिल्कुल। तो गैर हतमी रिजल्ट तो रात को 3 बजे 2-2:30 बजे इशू कर दिया था उन्होंने। तमाम पार्टी की बेसिस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि ये गैर हतमी नतीजा हमारे पास 3 बजे से पहले आ चुका है। इस दफा जो छोटा इलेक्शन था ना, ये एक बड़ी अहम बात है। ये 23 सीटों पर इलेक्शन पे कौन सी हुकूमत फर्क पड़ जाना था? इसमें तो किसी फर्क नहीं पड़ रहा था। हुकूमत जो है बड़ी 2/3 मेजॉरिटी में बैठी है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, तो हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस लिहाज से ये इलेक्शन दुरुस्त इसलिए साबित हो गया जिसमें 23 सीटें हैं। इससे कोई ज़िमनी इंतखाबात जो है इसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी। अब तादाद के लिहाज से हुकूमतें तो बन रही है, हुकूमत तो ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन इसमें जो एक फ़ायदा पहुंच गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, एक पार्लिमानी जमात तस्वर हो गई है। अब उसको आइंदा मखसूस नशिस्तें भी मिलने के इम्कानात हो गए हैं। अब वो बाकायदा एक जमात बन गई है जो कि इलेक्शन कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लिमानी जो जमात होती है उसी को ज़्यादा दी जाती है। उनको लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन या पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, जितनी भी मामला होते हैं वो पार्लिमानी कमेटी बंद पार्लिमानी जमात को दिया जाता है। तो फायदा तो बहुत गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। तो बाकी जो हुकूमत है उसी के नुमाइंदे कामयाब होते हैं, ये हमेशा रवायत रही है। बिल्कुल। अच्छा कंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार से आप मुतमईन रहे हैं जिस तरह कंडक्ट कराया और जैसे नताइज आए हैं? आपके ख्याल में हंगामा भी कुछ जगहों पे हुआ है, सिक्योरिटी खदशात की वजह से कुछ ऐसे मामलात भी थे। मुझे ये बताएगा कि अभी हम ये भी देख रहे हैं कि 1-2 जगह ऐसी थी कि जहाँ पे काफ़ी हुल्लड़बाजी भी देखने में आई है, तो ओवरऑल जिस तरह कंडक्ट कराया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन तो हमेशा एक तनकीद पर ज़द में रहा है, हमेशा रहा है। इसमें इत्तेफाक ज़्यादा तनकीद ये हो गई कि बदकिस्मती से, हम बदकिस्मती कहेंगे कि हमारी अदलिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं किया।
जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनरल इलेक्शन के लिए अपने रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से लेने की दरख्वास्त की, 3 खत भी लिखे चीफ इलेक्शन कमीशनर ने, तो हमारी अदलिया ने वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी। अच्छा, लेने पड़े। ब्यूरोक्रेसी हमेशा हवा का रुख देख के बात करती है, हमेशा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों किया गया? बस ठीक है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी पर तो आप ज्यादा एतमाद नहीं कर सकते पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पर। ये भुट्टो साहब को भी ब्यूरोक्रेसी लिए बैठी थी तो जब ये 7 मार्च का इलेक्शन हुआ था, तो ये सारे मामला जो देखा जाता है तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन करवा दिए। उन्होंने जहर है तो थोड़ा सा उन्होंने अपने जो मामला को उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं निभाया। एक अदलिया के जज होते तो ये इस तरह की जो बातें बाद में आई हैं, फारग 45-47 का जो मुतनाज़ा खड़ा किया गया है, वो ना होता। तब हमें सवाल हमारा ये है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो थे चारों सूबों के भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त को मंजूर किया? वो देना चाहिए था ना, नहीं दी। चले, बस वो एक जाहिर है फिर सोच एक प्रिवेल करती है ना कि जो हुकूमत में जो जमात होगी, जाहिर है ब्यूरोक्रेसी भी उनके अंडर है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट या फिर इस तरह बाइस्ड हो सकती है, तो लोग ये राय रखते हैं जिसकी वजह से अगर अदलिया होती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। बहुत शुक्रिया आपका कंवर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपना ओपिनियन हमें दिया कि बाई इलेक्शन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से हो गया। 1-2 जगह पर कुछ वाक़यात पेश आए, लेकिन ज़ाहिर है अब उस पर भी नताइज ज़ाहिर है रोक कर मामलात को देखना होगा कि आखिर किसने यहाँ पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की और सबोताज करने की कोशिश की इस अमल को। ये अब इलेक्शन कमीशन का काम है, आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं जनाब कुछ सियासी खेल से निकल कर क्रिकेट की तरफ। तो तीसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। कीवी बैटर्स ने 179 रन का हदफ बगैर किसी मुश्किल के हासिल किया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम शहरीज, आप खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। साजिद साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जो फैंस हैं क्रिकेट के वो बड़े मायूस भी हुए हैं और बातें भी बना रहे हैं कि न्यूजीलैंड की F टीम थी, Z टीम थी, उससे हमारी A टीम हार गई। ये हुआ क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सी टीम के खिलाफ जो 14 खिलाड़ी उनके IPL में खेल रहे हों और एक ऐसी टीम ने आके सीरीज जीत ली, मैं तो सीरीज कहूँगा, ये सीरीज जीती है न्यूजीलैंड, जो आउटस्टैंडिंग जो मैच जीता है। पहले जो 90 रन पे जो टीम आउट हो जाए एक दिन पहले और इतना शानदार कम बैक करे, बेहतरीन कप्तानी, बेहतरीन टीम वर्क, बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन टॉस इन द मैच जो कहते हैं ना। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी और पाकिस्तान की खिलाड़ी अगर अनफिट खेलें और टीम के साथ सेंसियर ना हो, रिजवान जो विकेट कीपर बैट्समैन है, जो पिछले मैच में जिसने 40 रन बनाया, बहुत ही स्लो बैटिंग की और आज भी 22 रन बनाए हैं, और जिस तरह अनफिट होकर बाहर गए थे, बहुत बड़ी सवालिया निशान है। मैनेजमेंट को पता नहीं था अनफिट खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये चीज को मंजर रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई, पूरी आवाम का दिल तोड़ा है, और ये टीम जो वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम थी और इस तरह की कारकर्दगी अगर शाहीन शाह आफरीदी पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, 3 विकेट लेते हैं, मैन ऑफ द मैच होते हैं, और नसीम शाह जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉल बनते हैं और 40-44 रन देते हैं और ऐसी बॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे और कमर्शियल पे ज्यादा ध्यान है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को IPL से सीखना चाहिए। IPL में बैटिंग पावर में 120-125 रन बन रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 170 रन बना रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, साइम अयूब जो मेरे शागिर्द हैं, जिनको मैंने कोचिंग की, 30 रन पे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, ये कितनी ज्यादती वाली बात है। बिल्कुल ये ज्यादती वाली बात तो है, लेकिन मैं आपसे 2 बातें करूंगी। एक तो मैंने अजहर महमूद साहब को सुना है, वो तो एक सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में भी आ गए। उन्होंने कहा कि भी मैं टीम का कोच हूँ, मैं टीम को देख रहा हूँ, और अगर मेरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं बैठा हूँ अपने प्लेयर्स को डिफेंड करने के लिए, मैं बताऊँगा उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि टीम अच्छा परफॉर्म करे तो वाह वाह क्या बात है, एक मैच अगर टीम हार जाए तो उस पर इतनी तनकीद की जाए कि जनाब इन्हें खेलना ही नहीं आता, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप?
शहरीज, मैं कहता हूँ, मैं आपको दोनों हाथ में सलाम पेश करता हूँ। टॉप होस्ट के नाते टॉप सवाल किया, यही मेरे जहन में था। आप हेड कोच हैं, इंपोर्ट होके आए इंग्लैंड से, आप इस्लामाबाद को पाकिस्तान सुपर लीग जितवाते हैं, और जिस तरह के आपने गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उसको शदाब को डिफेंड कर रहे हैं, आप उसको क्या अब्बास को, दूसरे खिलाड़ी को डिफेंड कर रहे हैं, अम्माद वसीम तो खेले नहीं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। और जिस तरह के आप जिस लेजे से आप बात कर रहे हैं, और जिस तरह अबरार को आपने डिफेंड किया, शदाब को डिफेंड किया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को डिफेंड किया, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान के हेड कोच वर्ल्ड कप तक के लिए बन गए आप। मेरे तो ये जराए बताते हैं तो ये सीरीज के लिए हेड कोच बने थे। और जो गुफ्तगू अजहर महमूद जो मेरे साथ PIA में खेले हैं और पाकिस्तान के 2019 में भी बॉलिंग कोच लगे, मगर बहुत पावरफुल लग रहे थे, बहुत ही गैर मियारी गुफ्तगू की है। किसी भी हेड कोच को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए थी आपकी टीम ने, और खासतौर पे आपने टीम सेलेक्ट नहीं की। पहले तो आप ये बताइए, आप हेड कोच हैं, मोहम्मद आमिर कैसे ड्रॉप हुआ? पहले तो ये सवाल आपसे बनता है। मोहम्मद आमिर ने पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करने वाले को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? पहले तो ये बताएं। और दूसरा, जर्नलिस्ट को आप कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले? जर्नलिस्ट का काम है सवाल करने। पहले तो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, हम आपको डिफेंड करते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। इस तरह के हेड कोच होंगे और जो लोगों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, सॉरी टू से, ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आवाम बहुत लव करती है। और दूसरी चीज शहरी, इस तरह दूसरी जो लोग बातें कर रहे हैं ना, काकुल के कैंप से खिलाड़ी अनफिट, काकुल के कैंप से कोई अनफिट नहीं है। पाक फौज का कैंप बहुत अच्छा था, कमांडर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। खिलाड़ी हो रही है साजिद भाई, वो हो रही है कैप्टनसी पर बाबर आजम की, कि बाबर बहुत शोर मचाया हुआ था, लेकिन बाबर ब्रेनलेस कैप्टनसी करते हैं। और कहीं आपको कुछ ऐसा डिसीजन नज़र नहीं आएगा कि जो मतलब आप कहें कि जनाब ऐसी कैप्टनसी की कि मैच जितवा दिया। ना नीयत है उनकी, वो 2-4 लड़के उन्होंने रखे हुए हैं, उन्हीं को वो खिलाएंगे, ज़रा प्रेशर आएगा तो एक आधा आगे पीछे कर देंगे, अदरवाइज़ उनकी नीयत ही नहीं है कि पूरी टीम जलिन होकर खेले और वो प्रॉपर एक सही वाली जो होती है ना कैप्टनसी, ज़बरदस्त तरीके से वो करें। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गैर मियारी कप्तानी की है, फ्रंट से लीड ही नहीं करी है। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो, जो पेशावर जर्मी के लिए उन्होंने कप्तानी की। यकीनी तो बैट्समैन तो वर्ल्ड क्लास हैं, कप्तान तो वर्ल्ड क्लास नहीं है, बाय बर्थ कप्तानी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैकफायर किया, जिन लोगों ने तो कप्तान बनाया है, और बाबर को कप्तानी ग्राउंड में करें, टीम लड़ाना ही नहीं है। जिसने आसानी से 19 से और न्यूजीलैंड की C टीम मैच जीत के चले गई, लगनी फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है? पहले तो मुझे बताइए, अम्माद वसीम कैसे नहीं खेल सकते इस टीम में? अम्माद वसीम को खिलाने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था, उनको खिलाना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के पास ये खिलाड़ी रह गए? आप मुझे बताइए, एक अनफिट खिलाड़ी खेलने में फिर बाबर की खुद की कारकर्दगी क्या होती है? 2 ODI में गैर मियारी बैटिंग की है, साइम की गैर मियारी बैटिंग है, फिर आप फकर को ड्रॉप कर दें। टीम सिलेक्शन ही आपका उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए था। जिस तरह की हम नसीम शाह पे डिपेंड करते हैं, नसीम शाह ने बहुत ही मायूसून कर दी है कप्तानी उस तरह की, और तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हो गई है। जो पाकिस्तान टीम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, होना क्या चाहिए था? जिस तरीके से खिलाड़ियों को यूटिलाइज किया गया, जिस ऑर्डर में किया गया, आप उस पर अपनी राय दें। देखिए, मेरी राय सिंपल टीम खिलाना चाहिए, 5 बॉलर 6 बैट्समैन से जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीम सेलेक्ट या 3 मैचों यही टीम से जाना चाहिए था। आपने मोहम्मद आमिर को गलत ड्रॉप किया, फिर आपकी जो टीम की जो बैटिंग सिलेक्शन है, बैटिंग पावरफुल है, बहुत ही स्लो खेले हैं बाबर, और जिस तरह अनफिट खिलाड़ी जिस तरह रिजवान खेले, सीरीज से बाहर हो गए रिजवान। तो पहले तो ये बताइए, अनफिट खिलाड़ी खेलते कैसे हैं, टीम में आए कैसे जाते हैं? तो ये सबसे पहले मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, अनफिट खिलाड़ी को कैरी नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा, आप मुझे बताइए, खिलाड़ियों को बैकअप पे आप किसको बुला रहे हैं? हसीबुल्लाह को बुला रहे हैं। हसीबुल्लाह कहां से पाकिस्तान जिसके साथ खेलेगा? दूसरा, सरफराज अहमद बेहतरीन चॉइस थी। अगर रिजवान बाहर हो गए तो पाकिस्तान के सीनियर विकेट कीपर बैट्समैन, आपको सरफराज को बुलाना चाहिए था। सरफराज अच्छी कोई चॉइस नहीं है। दूसरी, कप्तानी आपके पास सवाल निशान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में इस तरह से कप्तानी करेगा तो पाकिस्तान 4 में भी नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक दिन में कुछ होती है, दूसरे दिन कुछ होती है, एक दिन में 90 रन कंसिस्टेंसी नहीं है कि वही प्लेयर हैं जितना आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी कमजोर टीम के सामने इन्हें क्या हो गया। ये जो भी लूप होल्स हैं हर सेक्टर में ही है, भले फील्डिंग ले लें, भले बॉलिंग ले लें, भले बैटिंग ले लें,
इनको काम करना पड़ेगा और बाबर को अपनी कैप्टनसी पर गौर करना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चार्ट में टीम नजर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका सब, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने इस पर अपनी राय दी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम उस मसले पर बात करेंगे जो मेरा ख्याल है कि हर ही घर में डिस्कस होता है। सभी परेशान है कि क्या वजह है ये चिकन जो हम ख़रीद के खाते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों की भी बड़ी फेवरेट है, उसकी कीमत है कि बढ़ती ही चली जा रही है। और जब कीमत बढ़ती है तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चल जाती हैं कि आप 10 दिन खाना छोड़ें, आप 5 दिन खाना छोड़ें तो खुद ही ये रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो आखिर इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है? पाकिस्तान भर में मुर्गी की कीमतों में जो बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, कुछ दिन कबल तो ये सूरत हाल भी देखने में आई कि गाय का गोश्त और मुर्गी के गोश्त की कीमत में कोई बड़ा फ़र्क देखने में नहीं आया, यानी कि दोनों 1200 फ़ी किलो में फ़रोख्त हुआ। तो महंगाई की शिकार अवाम ये शिकवा करती नज़र आ रही है कि मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों ने अब दाल रोटी खाने पर मजबूर कर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन गुलाम खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम गुलाम खालिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और जितने भी लोग इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल अब आपको बगौर सुनेंगे ताकि उन्हें पता चले कि जो मुर्गी की कीमत है ये कहाँ, मैंने देखा था 250, 300, 350 से मामला शुरू हुआ, किसी ज़माने में तो 150-200 भी था, और अब ये आ चुकी है जनाब 650, 700, 750, और अभी तो मैंने 1200 पढ़ के तो मैं दंग रह गई हूँ कि इस रेट पे भी मुर्गी आई थी। क्या हो रहा है, क्या वजह क्या है? क्या मुर्गियाँ ये वो हैं जो सोने के अंडे देती हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ सुनने के लिए हमें एक मौका दिया। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल प्राइसेस जो इस चिकन की जो ऊपर जा रही हैं उसकी वजह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे जैसे इनपुट कास्ट जो है बढ़ेगी तो डेफिनेट एंड प्रोडक्ट की कास्ट भी ऊपर जाएगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की एक मेन वजह आपको शायद पता हो कि आपके चैनल ने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया। 1 साल पहले गवर्नमेंट ने हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है फीड का, जो फीड का मेन हमारा वेजिटेबल प्रोटीन जहाँ से हम ले रहे होते हैं वो सोयाबीन है। सोयाबीन टोटल इंपोर्ट होती है, तो सोयाबीन पे अचानक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक़्त पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने की वजह से हमारे उस वक़्त जो जीपी था, ग्रैंड पेरेंट्स था, ब्रीडर था, वो अफेक्ट हुआ। उस अफेक्ट होने की वजह से आलमोस्ट इंडस्ट्री जो है 40% कम हो गई। यूँ कह सकते हैं कि 40% हमारा जो फार्मर था वो फार्म बंद कर गया, नुकसान का हो गया, बंद हो गया। अब इंडस्ट्री का पहली बात तो ये है कि ये इंडस्ट्री जो है ये ऑटो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। ऑटो रेगुलेटेड इंडस्ट्री का मतलब है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है। मैं इस पे आप आऊँगी, पहले मुझे ये बताएगा कि जो सोयाबीन ठीक है इंपोर्ट कराते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, जाहिर है, और मुर्गी खाती है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कोई ऑल्टरनेट नहीं था? उसका अभी हमारे पास जो वेजिटेबल प्रोटीन है, कभी होता था कि एनिमल प्रोटीन होती थी, अब जो ब्रॉयलर है इसमें सिर्फ मेन सोया कॉर्न बेस्ड फीड बनती है, यानी 60% कॉर्न डलती है, बाकी सोया डलता है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो हम ये सोयाबीन में खुद कफील आज तक क्यों ना हो पाए? सोयाबीन पाकिस्तान में कोशिश हो रही है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी कोशिश कर रही हैं कि इसमें हम लोकल प्रोडक्शन करें, लेकिन अभी तक हमारे पास लोकल प्रोडक्शन नहीं हुई। जैसे ये इसमें इट्स टेक टाइम, मे बी इट्स टेक 10 ईयर्स 5 ईयर्स, क्योंकि जो हमारा फार्मर है वो डेफिनेट वही फसल ग्रो करता है जहाँ से उसको अच्छी अर्निंग होती है। अच्छा, वैसे मुझे इस बात पे गुलाम खालिक साहब बड़ा अफसोस होता है कि बाकी हम दुनिया भर में देखते हैं कि हुकूमतें जब किसी चीज़ पर पाती हैं या फिर कुछ भी ऐसी पॉलिसी बनाने लगती हैं तो उससे पहले उसका ऑल्टरनेट तैयार करती हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पे ऑल्टरनेट तैयार नहीं होता है, पाबंदी लग जाती है, खमियाजा सारा आवाम भुगतते हैं और मुर्गी जनाब इन रिज़ल्ट्स हमें महंगी मिल रही है। अब आ जाते हैं प्राइस मैकेनिज़्म पर। ये डिमांड सप्लाई का जो सिस्टम है वो किस तरह आप लोग मतलब मॉनिटर कर रहे हैं? क्योंकि मुर्गी में ये देखती हूँ कि जब बर्ड फ्लू के बारे में पता चलता है लोग खाना कम कर देते हैं, तो इसीलिए कीमत फिर कम हो जाती है। अच्छा देखिए, इसमें डिजीज़ से आप हट के जो बात करें, जो इसका प्राइस का जो मैकेनिज्म है, प्राइस की जो अथॉरिटी है प्राइस फिक्सेशन, वो कोई एसोसिएशन नहीं करती, वो कराची में जो कमिश्नर कराची कर रहे होते हैं
उनका डोमेन है। लेकिन फिर भी वो हमारी एक कमिश्नर कराची, हमारे एसोसिएशन और सब हम एक पेज पे होते हैं। जो भी मार्केट की प्राइस होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पोल्ट्री वाहिद प्रोटीन है जिसकी प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस अप भी जाती हैं, डाउन भी जाती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज सबसे चीपेस्ट प्रोटीन जो है अभी भी चिकन है, और सेफेस्ट और सबसे बेस्ट चिकन ही जो है वो इस वक्त आपका जो बीफ और जो मटन है उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करके बैठे हैं। सेफेस्ट की बात तो ठीक है, लेकिन ये जो अभी हम बातें लोगों से सुनते हैं वो कहते हैं जनाब आप उस मुर्गी पे पैसे खर्च करते हैं जो कि बेचारी भाग नहीं सकती, जहाँ पे बैठी होती है वहीं बैठी रहती है। अब ब्रॉयलर मुर्गी अगर आप इतनी महंगी खरीदेंगे तो इससे बेहतर है कि आप मटन या बीफ खा लें, फिश खरीद लें। हाँ देखिए, अगर किसी के पास पैसे हैं तो मटन के खरीदें, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसकी ना प्रोडक्शन पे आपसे जानना चाह रही हूँ, जाहिर है आप इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो मैंने ये सुना है कि फीड को इतनी प्रॉपर उस तरीके से नहीं होती है। अगर आप मुझे ये एक सोच है, मैं चाहूँगी इसका जवाब अब आम तक पहुँचना चाहिए। लोग ये कहते हैं अगर आप बनती देख लें मुर्गी खाना छोड़ देंगे। अच्छा, ये सारे मिथ हैं, ये सोशल मीडिया के मिथ हैं, इनको तो जवाब ऐसे ही दिया जा सकता है जैसे आपने हमें मौका दिया, ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है। इस वक्त जो चिकन की फीड है उसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक सोया और एक मेज़। अब सोया और मकई में क्या गलत चीज़ है वो आवाम को पता है कि नहीं पता, लेकिन जल्दी बहुत बड़ी हो जाती है इस पे लोग अक्सर जल्दी, इसलिए ये जेनेटिक्स है। अच्छा। ये जेनेटिक्स है। देखें अब ये पूरे वर्ल्ड में अभी आप बताऊं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है सबसे कम है वर्ल्ड वाइड। अभी यूएसए में और यूरोप में हमारे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान 10 टाइम्स ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो बर्ड जो जेनेटिक्स यूरोप में या अमेरिका में है वही फीड वही जेनेटिक्स वही बर्ड यहाँ पे है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। हमारे बीफ में अलग अलग वैरायटीज़ हैं, वहाँ का बीफ अलग है, वहाँ का अलग है, लेकिन चिकन जो है वो ओवर द वर्ल्ड सेम है। अच्छा, पता है ये बहुत सारी बातें जो उनके मैंने सुनी है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि लोगों तक इनके जवाब पहुँचे। कुछ बहुत अजीब अजीब बातें भी हैं, लेकिन आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछ रही हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी इनको वो ब्लड इनकी फीड में डाल के खिलाया पिलाया जाता है जिससे कि जल्दी बड़ी हो जाती है। ये जल्दी बड़ी होने का जो सिस्टम है इस पर मैं चाहूँगी थोड़ा। अच्छा देखें, ये फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक मिथ है जो कि लोगों ने सोशल मीडिया पे एक डेवलप की हुई है। अब हमारा जो बर्ड है वो किसी भी सूरत यानी वो अलाउ ही नहीं करता कि हम किसी भी किस्म की एनिमल प्रोटीन यूज़ करें। हम टोटली जो चिकन है, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटली हम वेजिटेबल प्रोटीन यूज़ करते हैं। अगर हम इस जेनेटिक्स में वेजिटेबल प्रोटीन यूज़ ना करें वो बर्ड सर्वाइव ही नहीं करता। तो इस वक्त हम कहते हैं कि अगर किसी के पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आप हमारे आए फार्म पे देखें, फीड मिल देखें। इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमारी वेजिटेबल प्रोटीन पे फीड बन रही है। यही वजह है कि अब मिडल ईस्ट दूसरी जगह हमारी जो चिकन है और एग्स हैं उसकी डिमांड है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा गुलाम खालिक साहब कि आज तक क्या रिसर्च नहीं हुआ कि अगर सोयाबीन अवेलेबल नहीं है तो हम किसी दूसरी फीड की तरफ जाएं? क्योंकि देखें हम अक्सर बात करते हैं कि जी चिड़ियाँ जनाब आपको पता है कि कीड़े मकोड़े खाती हैं और ये इनकी फीड थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा दरख्त कम हो गए, बिल्डिंग्स बन गई, चिड़ियों की खुराक कम हो गई, तो उनको बाजरा खिलाना शुरू कर दिया, वो उस पर आ गई, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो आज तक मुर्गियों के लिए कुछ ऐसा नहीं कि जनाब को दूसरी फीड होती तो सस्ती मिलती? नहीं, देखिए होता ये कि हर कंट्री, हर जो सॉइल है वो अपनी उसमें बेहतर परफॉर्मेंस, कहीं पे कॉटन बहुत अच्छी है, कहीं पे कोई चीज़, हर जगह हर चीज़ अच्छी नहीं होती। हमारे पास क्योंकि मेज़ और कॉटन जो है वो कैश क्रॉप्स थी, हमारा फार्मर उसी पे ही फोकस करता था, लिहाजा मकई हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। इस तरह ही ये जो सोयाबीन है ये हम इंपोर्ट करते हैं इसलिए कि ये दूसरी यूएसए में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। और ये सोयाबीन जो है वो वर्ल्ड वाइज दुनिया का जो मेजर प्रोडक्शन है वो यूएसए में ही होती है, तो हमें मंगवा के भी सस्ती पड़ती है। अभी पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है, अभी थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए क्या बताएंगे, मुर्गी हमें कब सस्ती मिलना शुरू होगी? हाँ, इसमें ये सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें बड़ा एक सिंपल मैं आपको बताऊं कि सोयाबीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन की, उसके बाद हमने एफर्ट की,
गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने इसको पास कर दिया, कैबिनेट ने अलाउ कर दिया, लेकिन स्टिल हमारे कुछ इदारे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन है और दूसरे इदारे हैं, वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं इंपोर्ट में। वो ये अब फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, फेडरल गवर्नमेंट इसको इन अ मिनट इसको अलाउ करें। आज अलाउ कर देते हैं। ये जो चिकन की प्राइस है जो कि अभी नीचे आ रही है, आज अलाउ कर दें, ये और नीचे आनी शुरू हो जाएगी। और ये मैं तो कहता हूँ कि चिकन है ही गरीब को हम जो सस्ती तरीन प्रोटीन दे रहे हैं। अब इसमें एक ही हर्डल है कि गवर्नमेंट इसमें जल्द से जल्द इंटरवेन करे। जो मिनिस्ट्रीज जो इसको हर्डल क्रिएट कर रही हैं उनको एड्रेस करे और इसको रिमूव करें फौरी तौर। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे और पूछूंगी, मुझे ये बताएगा कि हमारे नाजरीन के लिए ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन, हमारा मकसद ये है कि लोगों में आगाही पैदा हो, उनको पता चले क्या हो रहा है। अक्सर हम जब चिकन खरीदने जाते हैं तो समटाइम चिकन का रंग बहुत पीला होता है, समटाइम चिकन का रंग बहुत लाल होता है। अक्सर हम आमतौर पर सुनते हैं जनाब इस मुर्गी को बुखार था इसलिए इसका रंग इतना लाल है। वो कौन सी चिकन की शक्ल है कि ऐसी हो तो हमें नहीं खरीदनी? अच्छा देखें, ये चिकन अब आपके पास एक बड़ी ब्लेसिंग है कि वाहिद ये बर्ड है, वाहिद मीट है जो कि आप छोटा यूनिट है, आप अपने सामने स्लाटर करवा सकते हैं। मैं आप बीफ है, मटन है, अपने सामने स्लाटर नहीं करा सकते, जो मीट होगा उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये वाहिद चिकन जो है आप इसको अपने सामने स्लाटर करवाएं, फ्रेश चिकन लें और रखी भी ना लें, नहीं लें। अगर रखी भी होती है तो देखें वो भी स्लाटर करके ही रखते हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है। जो कलर की बात करी, कलर में देखें आप, कलर इसका येलो कलर की मैंने तो खैर अभी तक कोई वहां रखी हुई नहीं देखी अभी तक। मुझे पड़े हो जाती है, पड़े हो सकती है, मुझे भी 30 ईयर्स हो गए। बाकी अगर कोई गलत इस तरह कर रहा है ये वो क्राइम है, सही, वो नहीं करना चाहिए। सही, चले इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन बात वही है कि जनाब कुछ जुड़ा हुआ है हमारी इस ज़मीन पर, यहाँ पे जनाब ये चारा उगता है, भले मुर्गी का हो, भले बकरे का हो, भले गाय का हो, फ्री सिस्टम भी चलता रहता है और हमारी ज़मीन वैसे ही बड़ी ज़रखेज़ है, वसाइल से माला माल है, तो इससे जितनी मोहब्बत हो सके करनी चाहिए। और आज धरती से मोहब्बत का दिन भी है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है, तो ज़मीन की हिफाजत सबकी यकसा जिम्मेदारी है। आज के दिन को मनाने का मकसद बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना, कुदरती माहौल की हिफाजत, मौसमी तब्दीली और कुदरती आफात से ज़मीन और जानदारों पर होने वाले असरात को कम से कम करना है। आने वाली नस्लों को भी इन तमाम मसाइल की मुकम्मल आगाही फराहम करना है, जिसकी वजह से कुर्राए अर्ज़ ना सिर्फ धीरे धीरे अपनी कुदरती खूबसूरती खोता जा रहा है। तो आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के दौरान मुल्क भर की सरकारी इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियाँ जो हैं वो बंद की जाएंगी। इसी सारी सूरत पर बात करते हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट है मरियम शब्बीर साहिबा, वो इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे ये बताएगा कि बतौर इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट आपने क्या ऑब्जर्व किया? हम हर साल अर्थ डे तो मनाते हैं, लेकिन वाकई में हम ज़मीन से मोहब्बत का लगाव हमारे पे बढ़ रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है, या फिर बस रस्मी तौर पर मना लिया जाता है और बस बत्तियां भी बुझा दी जाती हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा पिछले अगर 5-6 सालों से देखें तो जो अवेयरनेस है एनवायरनमेंट को लेके पाकिस्तान में वो खासी बेहतर हुई है। ख़ास तौर पर जैसा कि इस दफ़ा का जो थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक पोल्यूशन की अवेयरनेस के हवाले से इस साल का है, तो प्लास्टिक की बाकायदा पॉलिसी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स जो इस्लामाबाद में बैन किए गए थे उस पर भी जो है वो पिछले 4 से 5 साल में काफ़ी काम हुआ है। उस पर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा दी गई, लेकिन कम्प्लीटली प्लास्टिक को हमारे पाकिस्तानी माहौल से या ग्लोबली कहीं भी देखें आपको माहौल से निकालने के लिए प्रॉपर सिस्टम एक इन प्लेस होना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की जो यूज़ हो चुका है उसकी कलेक्शन, फिर डिस्पोजल, फिर उसकी रिसाइकलिंग, ये प्रॉपर स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसमें घर बैठे लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग कर सकते हैं वो, जैसे हम देखते भी हैं कि पानी की बोतल है या प्लास्टिक के शॉपर इस्तेमाल करते हैं, वो जगह जगह हम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि जब बारिशें होती हैं तो जो हमारे बरसाती नाले हैं वो क्लॉग हुए होते हैं, तो उसकी वजह से फिर फ्लडिंग और बहुत सारे दूसरे अर्बन फ्लडिंग और दूसरे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा काम करने वाला है मुझे लगता है जब प्लास्टिक की बात आती है। ग्लोबली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली देखें तो मैं हमेशा जो एडवोकेट करती हूँ या मैं हमेशा जिसकी बात करती हूँ, मैं तो रिसाइकलिंग की बात नहीं करती, मैं तो कहती हूँ कि रिफ्यूज
रिड्यूस करें आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी, क्योंकि प्लास्टिक को बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मरियम देखिए ना, इस दफा जो वर्ल्ड अर्थ डे की थीम रखी गई है वो रीस्टोरिंग अर्थ रखी गई है, तो आपके ख्याल में वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बड़े मतलब कंपल्सरी मैंडेटरी हैं कि जिनके ऊपर काम भी होना चाहिए और जिनको ज़ाहिर है कंसिडरेशन में लाना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर? हम देखते हैं 4 दिन बात होती है जी प्लास्टिक का इस्तेमाल ममनू है, ये नहीं करना, लेकिन 4 दिनों के बाद फिर वही मामलात होते हैं। जगह जगह कचरे के ढेर में इतना प्लास्टिक मिलता है कि यहाँ पर तो गायें भैंसें भी प्लास्टिक खा रही होती हैं जो कचरा पड़ा होता है उसको चुनते हुए। ये तो सूरत हाल है, हम पता नहीं कितना कंज्यूम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जगह जगह आपको इसी तरह मिलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम इन प्लेस नहीं है। आपको हर जगह प्लास्टिक मिलता है। आपने खाने की बात की, मैं आपको बताती चलूँ को जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें जो आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक होता है। बाकायदा जो बेबीज पैदा हुए हैं न्यूबॉर्न उनमें पाया भी गया है। और इसके अलावा आप जो खाना खाते हैं उनमें भी आपको प्लास्टिक मिलते हैं क्योंकि केमिकल लीच होते हैं। आप जो मछली खाते हैं इंडस से अगर आप पकड़ के खा रहे हैं इंडस रिवर से, तो वहाँ पे 90% आपको वेस्ट मिलता है वो प्लास्टिक का मिलता है। तो हर कहीं प्लास्टिक है, चाहे वो माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में है, चाहे जो आपको नेकेड आई से नजर आ रहा है, चाहे वो शॉपर बॉटल बर्तनों की फॉर्म में, बहुत फॉर्म में आपको मिलता है। तो करने की तो इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़मीन को रिस्टोर करने की आप बात कर रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आप एक पॉलिसी अगर आ जाती है इस्लामाबाद लेवल पे जैसे आई थी, तो सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हमारी दूसरी इश्यूज़ को भी लेकर हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेन चीज़ है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा आपकी इंडस्ट्रीज जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं उनको अकाउंटेबल करने की ज़रूरत है। हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो सिविल सोसाइटी में है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री में है, आप छोटे से छोटा इंस्टीट्यूट ले लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट बड़े से बड़ा ले लें, हर एक इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री अगर प्लास्टिक पर एक अपनी पॉलिसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बनाए और उसमें प्लास्टिक रिड्यूस करें और कोशिश करें कि रिफ्यूज करें, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं प्लास्टिक, तो बहुत बहुत बड़ा चेंज हो सकता है अर्थ की रेस्टोरेशन में। बहुत डेंजरस चीज़ तो मरियम इसमें जो है, जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ होटल्स पे जो खाना लोग पार्सल लेकर जाते हैं, गर्मा गर्म खाना, वो प्लास्टिक की मतलब मामूली सी वो होती हैं छोटे छोटे पैकेट्स जिनके अंदर वो खाना डालकर लेके जाते हैं और घर जाने तक पता नहीं कितना प्लास्टिक खाने के अंदर ऐड हो जाता होगा, जिसको हम बिल्कुल सरफे नज़र करते हैं और मज़े से खा लेते हैं। इवन कि चाय लोग गर्मा गर्म वो छोटी छोटी थैलियों में लेकर जाते हैं और उसको पी लेते हैं। ये कितना डेंजरस है, इस हवाले से क्या बताएंगी आप? जी एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। आपकी जो प्लास्टिक में जितनी भी आपकी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, खासतौर पे जब वो गर्म होती हैं, तो जो केमिकल्स प्लास्टिक में होते हैं वो लीच आउट होके आपकी खुराक में शामिल हो रहे होते हैं। आपको ज़ाहिर है वो नेकेड आई से उस तरह नजर नहीं आता क्योंकि पूरा शॉपर मेल्ट होकर आपकी खुराक में नहीं जा रहा होता। तो इवेंचुअली आप जैसे जैसे प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी आपकी बीमारियां हैं जो वो प्लास्टिक से एसोसिएटेड होती हैं। खाने की आपने जैसे बात की, इसके अलावा मैं आपको थोड़ी देर पहले अभी बताई थी कि मछली में आपको है, और सिर्फ मछली में नहीं है, आप देखें कि आपके जितने आपने बिल्कुल स्टार्ट में जैसे आप बात कर रही थी कि जो आपके जानवर और ट्रेन परिंद हैं, इतना वो ओपन लैंडफिल साइट्स हैं हमारे के खुले में शॉपर और बहुत सारे प्लास्टिक फेंक दिए जाते हैं कि हमारे परिंदे वही खा रहे हैं। हमारे जो आबी हयात हैं, जो इंडस में 90% आपको प्लास्टिक मिलता है, इंडस रिवर में वो आपको मिलता है। आप कराची साइड पे, आप समुद्र की साइड पे चले जाएं तो वहां पे आपको प्लास्टिक की सिरिंजें मिलती हैं, आपको शॉपर मिलते हैं, प्लास्टिक बॉटल, इवन के ये वाला प्लास्टिक मेल्ट करके बर्तन बन जाते हैं जो लोग यूज़ करते हैं। सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसी है कि इस पर बड़ा हार्ड किस्म का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और एक पॉलिसी वजह करके इस पर इम्प्लीमेंटेशन करानी चाहिए। फाइनली मैं चाहूँगी कोई मैसेज अर्थ डे के हवाले से जो कि हमारे नाज़रीन के लिए आप देना चाहें, प्लीज़ दीजिए। जी मेरा तो यही है कि इंडस्ट्री को तो चलो ये गवर्नमेंट लेवल पे है कि अकाउंटेबल करें और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को से पूछना चाहिए कि वो प्लास्टिक को कम करने के लिए अपने क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर आप प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल ना करें। आप एक बोतल खरीद लें और उसी को आप रीयूज बार बार करते रहें। वो प्लास्टिक बोतल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम स्कूल बचपन में जाया करते थे तो हमारी हुआ करती थी, इसी तरह आप बड़े हो गए तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लास्टिक के शॉपर हैं उसके बजाय आपकी जैसे हमारी नानियां या दादियां होती थी अपने जमाने में, उनके थैले होते थे जिसमें वो ग्रोसरी शॉपिंग करती थी, तो वो आप उस तरह के यूज करें, ऑल्टरनेट करें। आपके घर में जीन्स या कोई भी आपकी शर्ट ऐसी है जो इस्तेमाल नहीं करे, उसका भी थैला बनाया जा सकता है कपड़ों का, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
मैक्सिमम जो स्ट्रॉज आपकी होती हैं उसको इस्तेमाल ना करें, जो आप बाजारों से चीजें लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा लेयर शॉपर की आप ना लें। ये छोटे छोटे हमें लगता है कि शायद इंडिविजुअल लेवल पे हम एक बंदा अगर काम करे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम सब यही सोच रहे होते हैं कि मेरे एक ना करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत कतरा कतरा दरिया बनता है। तो हर एक को अपना इसमें इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज्यादा अच्छी बात आपने की कि हर किसी को इंडिविजुअली अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसमें डालना पड़ेगा, तो ही ज़ाहिर है हम सबूत देंगे कि अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से हम प्यार करते हैं और इसका ख्याल भी हम रखना चाहते हैं, और मुस्तकबिल जो है अगर हम महफूज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अभी से ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर ये तैयारी ना की तो ज़ाहिर आगे सिचुएशन मजीद वर्स्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच मरियम जॉइनिंग अस, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। मैं गुलाम खालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने चिकन के हवाले से हमें बताया कि इसकी प्राइस मैकेनिज़्म ऑटोमेटिक है और बढ़ती भी है, कम भी होती है, वरना पाकिस्तान में आमतौर पर जो चीज़ बढ़ जाए वो कम नहीं होती है। ये चिकन है जो कम हो जाती है, तो अल्लाह करे आगे सोयाबीन से मुकम्मल की जो पाबंदी है कि हटे और ये मज़ीद सस्ती हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए मज़ीद कर्ज़ों की राह हमवार हो गई है, क्योंकि आलमी मालियाती फ़ंड्स की शराइत पर अगर बात की जाए तो मामलात अब आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, और ये राह जिस तरीके से हमवार हुई है, क्या हम मज़ीद IMF के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं या फिर इसके कुछ दीगर जो हैं अगर देखा जाए तो रुख हैं जिन पर बात होना ज़रूरी है। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले देखा क्रिस्टीना जॉर्जियो की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है, पाकिस्तान अब दुरुस्त समत में है। जनाब इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एक लेमैन जो सोचता है, कॉमन जो आदमी है पाकिस्तान का, वो इस वक्त ये सोच रखता है कि जो कर्ज़ा हमें मिला है, एक तो हमें $3 अरब इससे पहले मिले, उसके बाद अब ये नए कर्ज़े जो मिले, कोई स्टैंड बाय कर्ज़ा है जो कि हमें मिल गया है, और क्या हम शराइत मुकम्मल कर रहे हैं, सेटिस्फाई IMF को कर रहे हैं तभी ये कर्ज़े मिल रहे हैं, या फिर ये हमारे जो औरंगज़ेब साहब आए हैं वज़ीर ख़जाना, ये उनकी काविशें हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस पर हमें अपनी राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, आपने सवाल तो मेरा सुन लिया होगा, ये जो कर्जा हमें मिल रहा है, मजीद कर्ज जो मिल रहे हैं, ये क्या स्टैंड बाय उससे हटके हैं, और दूसरा ये जो हमें मिल रहे हैं किस तरह मिले, ये भी बता दें। तो समझने की बात यूं है कि पाकिस्तान अपनी 76 साल हिस्ट्री में 24th टाइम ICU का एक डॉक्टर है, उसका नाम है IMF। जब आपको कोई और कर्जा नहीं देता तो वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। आप उसके पास जा रहे हैं ये कहने के लिए कि हम अपनी मईशत की जो ज़रूरियात हैं, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, वो ख़ुद पूरी नहीं कर सकते। आप हमें कर्जा दे दीजिए और आप हमें बता दीजिए कि हम आपके साथ किस प्रोग्राम के तहत इस कर्ज़े को अगले 3 साल में हासिल कर सकें। ये है इस वक्त की सिचुएशन। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट इस वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा अप्रैल के एंड में या अर्ली मई में, जब आखिरी किस्त मिल जाएगी पाकिस्तान को जो $3 अरब को पूरा कर देगी। अब हम फिर कह रहे हैं कि हम अगले साल के भी $25 अरब खुद नहीं इकट्ठे कर सकते, बिकॉज IMF की अम्ब्रेला ज़रूरी है। इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज चल रहा है और वो हम IMF के बगैर पूरा नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आ जाता है, रुपया कमज़ोर हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और बैरूनी खसारे भी बढ़ जाते हैं। सो पाकिस्तान के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है कि आपने किस तरह इकोनॉमी को रन किया कि 76 साल में यू हैव टू गो टू द ICU द 24th टाइम। आई थिंक दैट इज़ द क्वेश्चन एवरीवन एट द पॉलिसी टेबल शुड बी आस्किंग देमसेल्व्स। कर्जा ले लेना तो इतना मुश्किल काम नहीं, आप उनकी तमाम शराइत मान लें, कीमतों को तब्दील कर दें, मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि पॉलिसी रेट बढ़ाए रखें पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी के एक होल्डिंग पैटर्न में रखें, तो वो आपको इन शराइत पर अपने जो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर खाकान कि कर्जा लेना कुछ मुश्किल नहीं है, वो ठीक है मिल रहा है, शराइत पूरी करना बिल्कुल मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं चाहूँगी एक बात जिस पर थोड़ी सी मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। एक तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टीना जॉर्जियो कहती हैं कि जी मैं पाकिस्तानी अवाम से हमें हमदर्दी है, हम ये चाहते हैं कि अमीरों से टैक्स लिया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन हम जब एक्सपर्ट्स को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी IMF की पॉलिसियाँ जो हैं वो शराफिया नवाज हैं, जो टैक्स लगते हैं वो तो गरीबों के लिए लगते हैं, और अमीरों से जो टैक्स लेने का कहा गया उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो सब्सिडीज़ जो गरीबों को मिल रही हैं वो अमीर भी इंजॉय कर रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि पाकिस्तान में कभी भी
मतलब अपनी हिस्ट्री में कलीदी काम जो हैं उनसे इनहराफ किया है। इसका क्या मतलब है? आपको टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, यानी कि इस वक्त 70% जो टैक्स मुल्क में कलेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि आप भी मोबाइल पे उतना ही टैक्स देती हैं जितना मैं देता हूँ। एक अमीर गरीब बराबर का टैक्स दे रहा है उस चीज़ पे। सो अगर आप इससे मूव अवे करके डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाना चाहते हैं हर सेक्टर में, और हर सेक्टर अपनी सख्त के मुताबिक टैक्स दे, तो फिर आप कहेंगे कि आपने एक, जिसे कहेंगे एफिशिएंट, फेयर, इक्विटेबल निज़ाम बनाया है मुल्क में टैक्सेशन का। ये काम आपने करना है। IMF का मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे इतना ही लेन देन है कि आपने एक प्रोग्राम तैयार किया, आप कर लीजिए। आपका क्या ख्याल है कि हम IMF से पाकिस्तान को बेहतर समझते हैं या कमज़ोर समझते हैं? IMF हमसे ही डेटा लेता है, हमसे ही गुफ्तगू करता है, पर चूँकि वो 10 PhDs रख के ये गुफ्तगू करता है तो वो आप पे एक तरह से एक फ्रेमवर्क आपको बना देते हैं। मैंने हर मुल्क को इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये एडवाइस किया है, और मैं फिर करता हूँ ये एडवाइस पाकिस्तान को आपके पॉलिसी फोरम से, कि पाकिस्तान को अपना एक रिफॉर्म प्लान एनर्जी का, टैक्सेशन का, ग्रोथ का, प्राइवेटाइजेशन का, डीरेगुलेशन का खुद लिखना चाहिए, अपने एक्सपर्ट से लिखवाना चाहिए और IMF के सामने रखना चाहिए। हम ये चाहते हैं, लेट द IMF देन कम बैक टू यू। लेकिन अब हमारी तरह हम ये जो खान साहब हम ये देखते हैं कि जी IMF ये कहता है कि पाकिस्तान अब दुरुस्त समत पे है, पाकिस्तान ट्रैक पे है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। डू यू थिंक कि ऐसा ही है? क्योंकि देखिए कर्ज लेके तो मजीद उनके शिकंजे में है ना, अगर हमें फिर भी उनके पास जाने की ज़रूरत पेश आ रही है तो फिर कैसे हम दुरुस्त समत में है? हमें तो उसके सम्राट नज़र नहीं आ रहे उस तरीके से। इन द शॉर्ट रन IMF के साथ एंगेजमेंट के बाद हमेशा ये होता है, जो भी एविडेंस है बाकी ममालिक का वो ये बताता है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, कि आपका जो रुपया है वो स्टेबलाइज हो जाता है, आपका करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी खसारा कम हो जाता है। पाकिस्तान का बैरूनी खसारा $4 अरब था पहले 8 माह में पिछले साल, जिसको फिस्कल ईयर कहते हैं 23। इस साल वो $1 अरब पे आ गया है। इन्फ्लेशन जो 38% पे थी वो 20.7% पे आ गई है, जिसको CPI इन्फ्लेशन कहते हैं। रुपया जो 307 रुपये तक चला गया था वो 278 पे आ गया है। सो ये है वो स्टेबिलिटी जिसकी गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त एक होल्डिंग पैटर्न में आप समझें कि प्रोग्राम ले गया है। उसका मतलब ये है कि आपने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट कम कर दिया है, पैदावार कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन है, गाड़ियां कम बिक रही हैं, फ्रिज कम बिक रहे हैं, डीप फ्रीज़र कम बिक रहे हैं। जब ये सब कुछ होल्डिंग पैटर्न में होता है तो इंपोर्ट टूट जाती है, रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दैट डजंट मीन कि आपके कोई भी कलीदी मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू भी हुए हैं। बिजली का निज़ाम वैसे ही है, नुकसानात वैसे ही हैं, तरसील भी और प्रोडक्शन भी, दोनों के इश्यूज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स जो हैं जिन पर आप बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर खाकान लास्टली बस मुझे ये बता दीजिएगा कि नए कर्ज जो हमें मज़ीद मिल रहे हैं, ज़ाहिर है अगला IMF का जो सिस्टम है उसके साथ चलाने के लिए, आपके ख्याल में मज़ीद आगे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ रही है या फिर हमें कोई स्टेबिलिटी ही नज़र आएगी? तो पहले तो महंगाई को क्लियर कर दूं कि जब मैं कहता हूं कि कीमतें पहले 38% बढ़ रही थी पिछले साल के मुताबिक, अब वो 20.7% बढ़ रही हैं। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि कीमतें कम हो रही हैं। कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। कीमतों के बढ़ने की शरह अगले आने वाले महीनों में कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक बेस इफेक्ट भी है। कुछ हमने चूँकि रुपया संभला है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम हुई है, कुछ पैदावार भी बेहतर हुई है क्रॉप्स की, एवरीथिंग पुट टुगेदर। और प्राइवेट सेक्टर डिमांड जो है वो बिल्कुल टूट गई है बिकॉज हमने मॉनेटरी टाइटनिंग की है। ये कम कीमतों के बढ़ने की शरह कम होती चली जाएगी। पर ये भी याद रखिए कि जुलाई में आपको दोनों टैरिफ्स, गैस का भी और बिजली का भी, इसमें खातिर खा तब्दीली, चूँकि गैस और बिजली की कंपनीज खुद अपने रेगुलेटर से ये तब्दीली मांग रही हैं, तो वहाँ पे फिर एक अपटेक जो है इन्फ्लेशन का, कीमतों के बढ़ने की शरह बढ़ सकती है। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खतीब। अगर तो आगे हम ये देखेंगे कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरह जाएंगी, और स्पेशली आपने बात की है गैस और बिजली की कीमतों की, अल्लाह करे कि उसमें कमी वाक़ई हो। अभी नाज़रीन एक इसी पॉजिटिव बात के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त तो ना सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की बात मैं करूँगी कि अच्छा गाने वाले रातों रात स्टार्स बन रहे हैं और व्यूज़ की दौड़ लगी हुई है। और यहाँ जनाब गाना आया नहीं और आवाम को पसंद नहीं आया कि जनाब रातों रात आप स्टार बन गए, आपको कॉल्स आने लगती हैं हमारे पास आएँ, हमारे पास ऐसे गेस्ट आके बैठें, हमारे साथ शोज़ करें, इवेंट्स करें। तो बड़ा इस तरह की सिचुएशन में ना अपनी जगह बनाना मुश्किल भी है और जिनकी बननी होती है वो रातों रात बन भी जाती है। तो पाकिस्तान में एक वक्त था कि जब 5-6 लोगों का बैंड एक गाना रिलीज़ करता था और उनकी मकबूलियत आसमानों को छूती थी। इसके बाद सोलो सिंगल्स आए जिसमें जनाब पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स ने ये सोलोज़ दिए। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें इंतहाई आसान हो गई हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को अब वो पजीराई नहीं मिलती जो 90 की दिहाई में मिला करती थी। जबकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है, बहुत प्यारी आवाज़ें अपनी भरपूर सलाहियत के साथ अपना नया मुनफरिद काम पेश करेंगे। लेकिन फिर भी शिकवा यही रहता है कि पाकिस्तान में उभरते हुए सितारों को वो पजीराई नहीं मिलती है जो 15-20 साल पहले मिला करती थी। तो इस वक्त मेरे साथ यंगस्टर्स मौजूद हैं जो कि इस हवाले से अपनी राय भी देंगे और बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, खूबसूरत आवाज़ें हैं और ये क्या सोच रहे हैं अपने बारे में कि इस मार्केट में जब इतना कंपटीशन बढ़ गया है किस तरह जगह बनाई है और बनानी है मज़ीद। सारा वसीम मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और सैयद हसन मेरे साथ मौजूद है, गिटारिस्ट भी हैं और सिंगर भी हैं। तो आप दोनों पहले तो बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? ईद कैसी गुजरी है? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी गुजरी ईद। गाते गाते गुजरी है? गाते गाते गुजरी है जी, बिल्कुल ऐसा ही। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा सारा कि जैसे मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है कि जनाब रातों रात स्टार्स बन रहे हैं, फिर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कोई जो थोड़ा बहुत भी अच्छा गाता है वो भी चाहता है कि उसको लोग सुने और उसकी जनाब कोई ना कोई सोलो या फिर एल्बम हो जो कि वो गाए और लोग उसको सुने। क्या आपके व्यूज़ हैं? आसान है या मुश्किल है? आसान तो जी कोई भी मंजिल नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है। आपने जो चीज़ आपने सोच लिया है कि इस जगह में आपने आगे बढ़ना है वो एकदम मुश्किल हो जाती है और लोग मुश्किल इर्द गिर्द के आपके बना भी देते हैं कुछ, तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि जब आपको पता है कि इस मंजिल को आपको पाना है तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही है म्यूज़िक में भी कि जब से इसमें आए हैं तो मुश्किलात भी आई हैं लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। नहीं अच्छी बात है कि पैशन होना चाहिए, इंसान को लगन होनी चाहिए तो फिर वो आगे भी बढ़ता है। अच्छा सैयद हसन मुझे बताइएगा, आप लिख भी रहे हैं, गिटार भी बजा रहे, गा भी रहे हैं, तो क्या लिख भी रहे हैं? लिख चुका हूँ और कंपोज भी कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन बस रिकॉर्ड करवाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कब गाना शुरू किया था आप? पहले आप बताएं फिर आपसे पूछूंगी, क्योंकि जिनको शौक होता है ना वो अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे ही गाना शुरू कर देते हैं। अच्छा मुझे ना तो पता ही नहीं था कि मेरी आवाज़ अच्छी है। अच्छा। हाँ मुझे नहीं पता था और ना मैंने जैसे स्कूलिंग में अपने में ऐसा किया कि मैं कोई जैसे पार्टिसिपेट कर रही हूँ किसी चीज़ में, मैं वो डरी वाले बच्चे नहीं होते पीछे पीछे रहने वाले, वो थी। तो जब मुझे याद है पहली बार मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे आके गाया है, पहली बार वहाँ पे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्या था, लेकिन वहाँ पे मैंने ना पहली बार गाया था और वो मैंने ऐसे ही गाया था बिला वजह एवं सा। लेकिन उसमें ना लोगों का बहुत मतलब जब मैंने बाद में उस वीडियो को देखा ना तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और ये जब मुझे बोला मैंने अच्छा मेरी भी आवाज़ अच्छी है। अच्छा। तो वहाँ से मुझे पता चला और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया गाना। सही। तो अभी मैं आपसे पूछूंगी आपके प्लान्स क्या हैं, लेकिन मैं हसन आपसे पहले पूछ लेती हूँ कि आपने कैसे सोचा हुआ था कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, इस फील्ड में आना है, गाना है? नहीं सोचा हुआ बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। और पता भी नहीं था। अच्छा। बस स्कूल लाइफ से टैबलोज वगैरह में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, नाच कॉम्पिटिशन्स में, सिंगिंग में, तो बस वहीं से ये शौक चढ़ता गया। फिर एक मैंने भी स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ, तो फिर मुझे लगा शायद मुझे करना चाहिए। फिर फ्रेंड्स वगैरह सब ने मुझे जो है वो सराहा। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा सारा क्या प्लान्स क्या हैं अब आपके? प्लान्स म्यूज़िक को लेके तो अच्छे ही हैं और वो तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे। अच्छा अपने गानों पे काम कर रही हूँ अब थोड़ा सा, क्योंकि कवर्स तो बहुत कर लिया है और गा लिए, तो अब ये है कि सब यही कहना है कि अपना लिखो ना, तो अपना मैं लिख रही हूँ अभी। है अपना जो लिख रही हैं उसकी कोई एक लाइन 2 लाइन कुछ सुना सकती हैं? मैंने उसको कंपोज नहीं किया हुआ, बस ऐसे कि जैसे बस लाइन लिख दी, तो वो मुझे याद भी नहीं है। चलें जो कुछ आपने लिखा है वो भी आप ना रिवील करें, हम नहीं पूछते आपसे, लेकिन जो आपके दिल के करीब है अगर थोड़ा सा गुनगुनाएं आप। दिल के करीब
कोई गाना सुना देती हूँ, कोई शेर। हाँ, क्यों नहीं। हसन, आपके प्लान्स क्या हैं? मेरे प्लान्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि अपना प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट में। कवर्स तो कर लिए हैं और कवर्स करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, तो वो करने से बंदा सीखता भी है और फिर आपके न्यू आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं। तो अपना प्रोडक्ट लेके आना है। 2 सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, एक मैंने अपनी माँ पे लिखा हुआ है और एक लव सॉन्ग है। अच्छा, वैसे मैं बताऊं आपको सीरियसली, आजकल जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया है, उस पर बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो सीरियसली अच्छा नहीं गाते, लेकिन वो पीछे से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के उस शोर में ना अपने आप को वो ऐसा कवर देते हैं कि जनाब आपको सुन के अच्छा तो लग रहा होता है, लेकिन सीरियसली आप दोनों ने सिर्फ इस गिटार के साथ बहुत अच्छा गाया, आप दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप दोनों के साथ है कि आप दोनों के सोलोज़ जब आप रिलीज़ करें तो आप छा जाएं। फिर मैं आपको कॉल करूं कि सारा और हसन आप आ जाएं। हम ऐसे नहीं आएंगे, आप पहले बात करें हमारे मैनेजर के साथ, फिर हम आएंगे। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे आपके लिए। तो जनाब, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ है और आज मैं आपको एक और हीरो पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के टाइटल की फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर हैं शहीर आफरीदी, जिन्होंने थाई बॉक्सर पतोंग पोंग को नॉकआउट कर दिया है। तो शहीर आफरीदी ने टाइटल का कामयाब दिफा करते हुए तीसरे राउंड में थाई बॉक्सर को नॉकआउट किए। और यहाँ ये भी आपको बता दें कि शहीर आफरीदी मिडिल वेट कैटेगरी में दोनों टाइटल्स के चैंपियन है। पाकिस्तानी फाइटर का जून में भारतीय बॉक्सर से मुकाबला भी मुतवक्की है। तो चले अब आपकी शहीर आफरीदी से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा शहीर, सबसे पहले तो ये कि एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की टाइटल की फाइट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और थाई बॉक्सर को नॉकआउट करके फील कैसा हुआ? बिल्कुल, मेरी हर फाइट का एक्सपीरियंस अलग होता है और ये मेरी एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल का दिफा था, जिसके लिए मैंने भरपूर तैयारी की थी। और देखें, पिछली फाइट मेरी पॉइंट्स पे गई थी और इसके लिए जिसकी नताइज पर मैं मुतमईन नहीं था। इस दफ़ा मेरा प्लान यही था कि मैं इसको नॉकआउट करूं ताकि मैं जजेस और रेफरी की पॉइंट्स का इंतज़ार ना करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट की, मैं इस पर काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, अब शहीर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप WBA की टाइटल फाइट भी फिर से लड़ेंगे और ये मुकाबला भारतीय बॉक्सर से आपका होगा, ये दुरुस्त खबर है? तो फिर अगले मुकाबले की तैयारी आपकी कैसी, बताएंगे इस बारे में? मैं ये फाइट की तैयारी कर रहा था ABF टाइटल के लिए, तो उसमें भी मेरा यही माइंड था कि मैं तैयारी में अपने WBA टाइटल के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो फाइट मैं हार चुका था इससे पहले और मैं रीमैच का मैंने ऐलान किया था। और मैं इस फाइट को इंशाल्लाह दोबारा खेलूंगा इंडिया से अगेंस्ट इन जून, और इस फाइट को मैं खेलूंगा। पॉइंट्स पर मैं लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट्स पे पहले भी मेरे साथ उन्होंने नाइंसाफी की और ये रीमैच हुआ है, अब दोबारा होगा इंशाल्लाह और मैं इसको नॉक करूंगा। अच्छा शहीद, पाकिस्तान में क्रिकेट को जिस तरह से सरपरस्ती मिलती है, ओन किया जाता है, दीगर खेलों को वो सहूलियात नहीं मिलती। आप बताइएगा कि आपके प्रैक्टिस सेशन कैसे होते हैं, उसकी बजटिंग कैसे होती है? क्रिकेट को सरपरस्ती मिलती है और दूसरे गेम्स के साथ नाइंसाफी होती है। बट मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यार, आज मैं अगर कुछ हूँ ना, बॉक्सिंग की मेरे 10-12 फाइट्स हुई हैं, उनमें टोटल मेरे कैरियर को थ्रू आउट जिसने सपोर्ट किया वो भी एक क्रिकेटर है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हमारे साबका क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मेरे जितना भी बजट होता है, आना जाना रिहाइश जो कुछ भी होता है मेरा, वो टोटल वो खुद देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और इस तरह से इसके अलावा मेरे जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं उनको और डाइट वगैरह वो हम जो मेरी सैलरीज वगैरह होती है उनके थ्रू आउट ही कर रहे होते हैं। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी कुछ बेहतर ही होगा। फिर आप पुलिस के जवान हैं माशाल्लाह से, तो जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको कितनी सपोर्ट करता है और अब आप इस कामयाबी का सेहरा किसको देते हैं? पुलिस में जो स्पोर्ट्स को लेकर आपको कितनी सपोर्ट हासिल है? जी बिल्कुल, मुझे सिंध पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया और ख़ासकर मेरे जो बाला अफसरान हैं मेरे डिपार्टमेंट के, मेरा ताल्लुक सिंध पुलिस के एक डिपार्टमेंट रैपिड रिस्पांस फोर्स से है। और मेरे जितने भी बाला अफसरान हैं, ख़ासकर IG साहब, गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा और उन्होंने मुझे आगे भी सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई है। और इंशाल्लाह मैं आज अगर मैं एशियन नंबर 1 हूँ तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को वर्ल्ड नंबर 1 पर लेकर जाऊँगा। ये मेरा आपसे। मैं शहीद, बताएगा हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मुल्क को कौम का सरमाया है, एक जूनियर बॉक्सर जो इस फील्ड में आकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? जिस गेम को भी आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो उस गेम की जो फेडरेशन है उसमें जितने भी लोग हैं उनका उस गेम से सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे आप देखते हैं कि हर साल क्रिकेट में PSL होता है, दूसरी लीग्स होती हैं, T20 लीग्स होती हैं, कायरिज़म ट्रॉफी होती है, उसकी वजह से एक नया टैलेंट सामने आता है। इसी तरह बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, इनकी लीग का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जितने नए आने वाले टैलेंट हैं, नए जूनियर्स प्लेयर हैं, वो सामने आएंगे और हमारे बॉक्सिंग और जितने भी गेम्स के लोग हैं उनको इससे मोटिवेट होंगे और पाकिस्तान को और मेडल्स मिलेंगे, पाकिस्तान का नाम। चलिए, विशेष हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहीर आफरीदी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से आपने हमसे बात की है। अब जनाब आ जाते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है बोल प्रेडिक्शन। और उनसा आशा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और उनसा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, मैच मेकिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रही हैं। और मेरे साथ जिस वक्त मेहमान बैठे हैं दोनों आई थिंक सो सिंगल हैं। तो उनसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं चाह रही हूँ कि उनसा की आवाज़ ना मेरे मेहमानों को भी सुनाई दे, ताकि इनको पता चल सके कि इनके बारे में उनसा क्या कह रही हैं। तो उनसा ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं। मेरी तो खैर दुआ है कि वो तमाम बच्चियाँ जो इस वक्त अपने घरों पर बैठी हैं और उनके माँ बाप उनके रिश्तों को लेकर परेशान हैं, अल्लाह जल्द अज जल्द उनको बेहतरीन साथी से मिला दे। और ज़ाहिर है आपकी भी एफर्ट्स हैं और बड़ा कि सवाब का काम भी है। किसी की परेशानी दूर होती है, किसी का बोझ हल्का होता है। बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कों को भी अच्छा। लेकिन लड़कियों को लेकर आपको पता है ना कि जरा मदर्स ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, लड़कों को लेकर इतनी परेशानी नहीं होती है। खैर बोझ तो बच्चियों को कभी नहीं समझना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए पेरेंट्स कुछ इत्मीनान में आ जाते हैं। तो उनसा आप मुझे बताइएगा, मेरे साथ इस वक्त सैयद हसान है और सारा भी है। आप दोनों सिंगल हैं? आप मैरिड हैं? सारा इसका मतलब है केस आपका है। अच्छा, उन सब पहले तो मुझे बताएगा कि सबसे पहले चले सारा का पूछ लेते हैं, कार्ड्स क्या बता रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं, सिंगर हैं। अच्छा। और आगे ये प्लान कर रही हैं, इसी में अपने पैशन को लेकर अपने करियर को आगे जाएंगी। और इसी डेट ऑफ बर्थ बताइए सारा की। 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर। स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियो, हाँ। अच्छा, देखिए सारा में ना हिम्मत बहुत है, मतलब हिम्मत वाली है और मतलब परेशान नहीं होती हैं। अगर कोई लाइफ में उनके चैलेंज आता है तो बहुत अच्छे तरीके से फेस करती हैं। तो एक बड़ा टीम का एम्परर का कार्ड है, आगे भी हिम्मत करके चलेंगी तो आगे भी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। चैलेंजेस जरूर आएंगे, रुकावटें आएंगी उनके प्रोफेशन में, उनके करियर में, लेकिन मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है यहाँ से मूव भी कर लेंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इनका जो काम है यहाँ तो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, प्रोफेशनली वो कुछ ऐसे ट्रिप्स भी करेंगी जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से बाहर के जो कंट्रीज हैं उनसे भी होगा। मुझे लगा शायद आपको बाहर का रिश्ता दिखा रही हैं। रिश्ते तो बहुत हैं, अगर हमसे रब्ता करें shaadivyah.com से तो हम रिश्ते भी दिखा देंगे। कोई मसला नहीं है। बेहतरीन। अच्छा, सैयद हसान का म्यूजिक इंडस्ट्री में आप क्या फ्यूचर देख रही हैं? क्या इनकी भी डेट ऑफ बर्थ बताएं आपको? जी बताइए। 29 दिसंबर कैप्रिकॉन। अच्छा, इनके लिए ना एक कंपटीशन बहुत रहेगा, यानी कि इजी नहीं है अपनी जगह बनाना। यहाँ पर कंपटीशन का कार्ड है, ऐसे लोग भी हैं जो इनसे बहुत हसद करते हैं, जेलसी बहुत है, डेविल की एनर्जी है और नेगेटिविटी इनके अराउंड बहुत है। यहाँ पे इनको नजरे बद या ऐसी चीज़ों का इनको सामना करना पड़ता है। और जो है लेकिन इनका जो प्रोफेशनली करियर ये बहुत इनकी क्रिएटिव हैं, स्किल्स इनकी बहुत हैं। बस इनको ना उन स्किल्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उनको यूटिलाइज कहाँ पर और कैसे करना है, ये बहुत सोच समझ के चले जी। आपने मशवरा उनको दे दिया है, सदका भी देते रहेंगे, आयतुल कुर्सी भी पढ़ते रहेंगे और सोच समझ कर फैसले करेंगे। अब उनसे आ जाते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए आप बताएं कि कल बाई इलेक्शन भी हुआ है, गवर्नमेंट भी आपको पता है माशाल्लाह बन चुकी है, चीजें आगे किस तरफ जाएंगी? महंगाई कम होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, क्या होने जा रहा है? देखिए महंगाई तो ऐसी चीज है, अब कार्ड जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड इतना चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं कि महंगाई तो बिल्कुल कम नहीं होगी, बल्कि महंगाई बढ़ती जाएगी। ये एक अवाम के लिए चैलेंज है, ये महंगाई को काबू करना या कंट्रोल करना या कम करना। मैं नहीं समझती कि अब किसी के हाथ में रहा है, किसी के बस में रहा है कि ये महंगाई कम हो जाए किसी तरीके से। तो ये अवाम के लिए एक चैलेंज ही है। और हुकूमत की बात है, जहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, अभी तो ये हुकूमत चलती रहेगी, कोशिश करेंगे आवाम को रिलीफ देने का, लेकिन मुझे कोई खास रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा।
हाँ ये है कि फॉरेन एड्स आती रहेगी, कुछ डेवलपमेंट नजर आ रही है, लेकिन कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में। चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा उन सब होरोस्कोप की तरफ आते हैं, जरा जल्दी से बता दें कि क्या एरीज की। जी बिल्कुल, हॉरोस्कोप एरीज जिनका स्टार है उनके लिए ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग करे इस हफ्ते तो बहुत अच्छा है, लेकिन धोखा नहीं खाना है, किसी ऐसे दोस्त या किसी बिजनेस ऐसा पार्टनरशिप ऐसे नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि उनको धोखा खाना पड़े। यहाँ पर टॉरस वालों के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है किसी काम में, चाहे शादी में जल्दबाजी हो, चाहे जॉब में जल्दबाजी है, बिजनेस में जल्दी भी चीज में जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, और टॉरस वालों को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। फिर यहाँ जेमिनाई वालों के लिए कोई नई शुरुआत, कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई मतलब किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। शादी के जेमिनाई वालों के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कैंसेरियंस वालों के लिए जो है वो पैसा आ रहा है, पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वापस आ सकता है, जॉब ऑफर आ सकती है, कोई प्रपोज कर सकता है। लियो जो है, लियो वाले भी खुशहाल नजर आ रहे हैं, हैप्पीनेस नजर आ रही है, पैसा, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी लियो में है, तो कोई फैसला ले सकते हैं, कोई अहम फैसला इस हफ्ते हो सकता है। वर्गो वालों के भी अब यहाँ पर ऑपोजिट हालात हैं, वर्गो वालों के पैसे कहीं फंस सकते हैं, अच्छा, और कोई धोखा मिल सकता है, तो उनको बहुत केयरफुली अपनी जो भी फाइनेंशियल मामलात को लेके चलना है। यहाँ पर रिलेशनशिप में भी धोखा खा सकते हैं, तो अगर किसी के साथ रिलेशन में है तो देखें कि वो बंदा या बंदी जो है वो सिंसियर है। सही। लिब्रा वाले कंफ्यूज बहुत रहेंगे, चॉइसेस होंगी रिलेशन में, जॉब में, बिजनेस में, लेकिन अनसर्टेनिटी रहेगी या फिर कंफ्यूजन उनके माइंड में बहुत रहेंगी। हफ्ता लिब्रा वालों के लिए फैमिली वीक भी हम इसको कह सकते हैं। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो टावर और यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अचानक कुछ ऐसी कोई न्यूज मिल सकती है, कोई अचानक कुछ सरप्राइज उनको मिल सकता है। उनसा कोई अच्छा सरप्राइज ही मिले, अच्छा ही मिलना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड जी, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है स्कॉर्पियंस के लिए। पार्टनरशिप करे तो बहुत अच्छा है। दोस्त इस हफ्ते कोई आपके बन सकते हैं। अगर किसी चीज में फंसता है स्कॉर्पियो तो कोई दोस्त उनकी मदद कर सकते हैं या कोई फैमिली मेंबर भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। सेजिटेरियस जो है उनको बहुत केयरफुल रहना है, कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, कोई हर्ट हो सकते हैं किसी बात को लेके, कोई छोटा कोई हादसा हो सकता है, कोई चोट उनको लग सकती है, तो ये सारी चीजों को बहुत केयरफुली उनको लेके चलनी है चीजें। अब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एम्प्रेस की एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, काफी कैप्रिकॉर्न खवातीन कंसीव कर सकती हैं और काम में ग्रोथ है, बिजनेस में, फाइनेंसेस में एक अच्छा टाइम मुझे नजर आ रहा है कैप्रिकॉर्न का। एक्वेरियस जो है यहाँ पर कोई न्यूज उनको मिल सकती है, जॉब से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कोई न्यूज मिल सकती है, कोई दोस्त उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। पाइसेस बहुत पेशेंस रखना है, अपनी चीजों को बैलेंस करें, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करें, अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उनसा, सो मच फॉर योर टाइम। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं, बाकी जो ख्याल रखने का बोला है वो आपने खुद करना है। अब मैं चाहूँगी कि सारा और हसन आप दोनों से मुझे इजाज़त लेनी है, और इजाज़त के साथ मैं चाहूँगी कोई अच्छा सा गाते हुए हम निकल जाते हैं ताकि लोग ना मुस्कुराते हुए हमें बाय बाय करें। तो नाज़रीन अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।